सभी का विजय से डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो सीरीज है वो है सीरीज बूस्टर सीरीज 4। ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा अगर हम लोग समता की बात करेंगे तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ है ये केवल एक बार हुआ है, वो भी 42वें संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद प्रस्तावना के मामले में 2 वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बेरुबारी वाद था जो कि 1960 में था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है। इसके उत्तरोत्तर में एक आया केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग भी माना और मूल ढांचे की बात की। ठीक है, इस शब्द को याद रखना है। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में कुछ हमारे संविधानविदों ने कहा है कि के.एम. मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका राजनीतिक जन्म पत्री है। ठीक है। उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। उसके बाद पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना। ठीक। एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है, 1953 में। इसके अकॉर्डिंग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार की। ठीक। मौलिक अधिकार के संबंधित जो भी हमारे अनुच्छेद हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग केवल उसकी थ्योरी को देखें, जैसे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी बात कही गई है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? नकारात्मक है। ठीक है। भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है और यह अमेरिका से लिया गया है। विशेष इसमें क्या है कि ये वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब ये है कि आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। और नागरिकों को यह स्वतः प्राप्त है। ठीक है। अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें 6 हैं। पहला समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 1922। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है। एक मौलिक अधिकार के बारे में नोट है कि राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 352 में मौलिक अधिकारों को 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किए जा सकते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में है, तो 20 व 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत की। यह आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। अर्थात सरकार चाहे तो लागू करे, अर्थात न लागू करे। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यही अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में। मौलिक अधिकार में क्या अंतर है कि अगर आपके पास नहीं मिल रहा है मौलिक अधिकार तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार हमारे लोक कल्याण के लिए लाई है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। ठीक। भाग 4 के क में है। यह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा गया है, 1976। ठीक। देखिए, जो भी क ख ग घ में आएंगे वो सब संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद पहले 10 थे लेकिन अब कितने हो गए हैं? 11 हो गए। 11वां कौन सा है? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, जो कि 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य आया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर। ठीक। अब हम लोग संघ की बात करेंगे, जिसमें हमारा भारत सरकार पहले नंबर पर आता है। तो भारत सरकार में अगर हम लोग विधायिका की बात करें, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। विधायिका में आपके राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ठीक है, जहाँ पर कानून का निर्माण होता है। और कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री। ठीक। और न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। ठीक है,
ये आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का तीनों का अंतर हो गया। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति को हम लोग भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं। ठीक, पहला फैक्ट ये हो गया आपका राष्ट्रपति से संबंधित। उसके बाद योग्यताएं की बात करें। योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है। किसमें है? अनुच्छेद 58 में। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं। शपथ की अगर हम लोग बात करें, शपथ अनुच्छेद 60 में है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और इसकी जो पदावधि है 5 वर्ष है। और त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन मंडल की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पर ध्यान देना है। ठीक है, राष्ट्रपति में जो भी सदस्य भाग लेते हैं सभी कैसे होते हैं? निर्वाचित। पहले इतने ही थे, लेकिन अब 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, और निर्वाचन की रीति कैसे है, जो कि अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद हम पीछे पढ़ा चुके हैं। एकल संक्रमणी मत व गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक, निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है जो कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है तो। ठीक, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट है राष्ट्रपति संबंधी, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीवी गिरी द्वितीय मतगणना चक्र में निर्वाचित हुए। ठीक है, जब दूसरी बार मतगणना होने लगी राष्ट्रपति की, उसमें निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, या एकमात्र राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी क्या थी? निर्विरोध राष्ट्रपति चुनी गई। ठीक, पहली बार लड़ी तो हार गई, लेकिन दूसरी बार निर्विरोध। निर्विरोध मतलब ये था है कि किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अगर संसद कोई विधेयक पारित करता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वह कानून बन जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपको डेली शॉर्ट नोट्स के माध्यम से वीडियो उपलब्ध हो रही है। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।